सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियोज। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए होगे, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि मेरा कॉर्पोरेट में मतलब कि मैंने दो से तीन कंपनी में काम कर लिया, मतलब जॉब करते हुए मुझे एक साल कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, कौन कौन सी मैंने जॉब्स की, कहाँ कहाँ पे की, है ना। कौन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से मेरी प्लेसमेंट जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कौन कौन सी कंपनी के मैंने एग्जाम दिए थे, कौन कौन सी कंपनी में मैं सिलेक्ट हुआ, कितने ऑफर्स थे मेरे पास। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कौन सी कंपनी मैंने ज्वाइन की, उसमें अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कितना टाइम हो गया, तो वो सब पूरा इस वीडियो की डिटेल में जानने को मिलेगा आपको। तो उससे पहले अगर चैनल पे नए हो, अगर आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस प्लेसमेंट से रिलेटेड, लर्निंग से रिलेटेड देखनी है, जिसमें कि मैं आपको अपनी प्लेसमेंट की जर्नी शेयर करूंगा, प्लेसमेंट के बारे में प्रोसेस शेयर करूंगा, क्या आप कर सकते हैं, कैसे आपको प्लेसमेंट लेनी है, कहाँ कहाँ पे प्लेसमेंट ओपनिंग है, ये सारी बातें आपको इस चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सबको ये एक्सपीरियंसेस जानने को मिले, ताकि और मुझे भी थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल जाए यार, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। क्योंकि काम के साथ साथ ये सब मैनेज करना भी बहुत मुश्किल है, एडिट करो, शूट करो, रिसर्च करो, तो ये सब भी बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दो अपने भाई को। उसके बाद आ जाओ अपनी अगली वीडियो पे, है ना। सब्सक्राइब करके तो रख लो, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अगर फॉलो करने का मन करे तो कर सकते हो। उसके बाद अगर हम आते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ पे, जो मेन चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वो क्या है कि अब जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने बताया था कि मेरे को विप्रो में मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, विप्रो में काम करते हुए एक साल कंप्लीट हो गया। लेकिन अब मैं आपको टोटल अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरा टोटल एक्सपीरियंस क्या है कॉर्पोरेट के साथ। तो अब वो आप अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं कि मुझे 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं जॉब करते हुए। वो पूरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि कब मैंने प्लेसमेंट में, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आप यहीं से स्टार्ट करते हैं कि मैंने प्लेसमेंट्स में बैठना कब स्टार्ट किया था। तो जब 7 सेमेस्टर होता है, मतलब कि मेरा 4th ईयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन आईओटी में मेरा 4th ईयर था, उसमें मैंने प्लेसमेंट में बैठना स्टार्ट किया था, मतलब कि 7 सेमेस्टर में। 7 सेमेस्टर उसमें अब क्या होगा, 7 सेमेस्टर स्टार्ट कब से होता है, अगस्त से स्टार्ट होता है। तो मैंने प्लेसमेंट में बैठना कब से स्टार्ट किया था, अगस्त 2020 से। अगस्त 2020 से मैंने प्लेसमेंट में बैठना स्टार्ट किया था। तब ना क्या होगा कि आपको प्लेसमेंट सेल में एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको रेगुलरली मेल आएंगी कि ये कंपनी प्लेसमेंट के लिए आ रही है, ये कंपनी प्लेसमेंट के लिए आ रही है। उसमें आपको मोस्ट जो अच्छी बड़ी कंपनी जैसे विप्रो, टीसीएस, मतलब जो मास रिक्रूटर्स हैं, इनके तो नाम पता होंगे कि ये वाली कंपनी आ रही है रिक्रूट करने के लिए। लेकिन जो मैक्सिमम मतलब बड़ी कंपनीज होती हैं जो अच्छे पैकेज ऑफर करती हैं, 10 लाख 15 लाख, वो अपना नाम रिवील नहीं करती हैं पहले। वो जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद ही पता लगता है कि हाँ आपकी इस कंपनी में सिलेक्शन हुई है, फिर आपको ज्वाइन करना है या नहीं। तो पहले तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो अब यहाँ पे मेरी जो परसेंटेज थी वो क्या थी, मेरी 10th में थी 90% मार्क्स हैं मेरे। उसके बाद मेरे 12th में कितने थे, 66% मार्क्स थे, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं था तो मेरे मार्क्स कम आए। अब कॉलेज में फिर मैंने बहुत मेहनत की, तो मेरी कॉलेज में कितनी CGPA है, 7.8 CGPA है मेरी कॉलेज में ओवरऑल, है ना। मेरी हमें कभी भी 7.5 से कम CGPA नहीं आई, 7.8 मेरी CGPA थी। मैं क्लास में टॉप 10 के स्टूडेंट्स में था, है ना। टॉप 10 में मैं आता था, जिसमें मेरी CGPA 7.8 थी। तो अब क्या हुआ कि अब जब कंपनी की आने लगी प्लेसमेंट की बारी, तो उसमें क्या होता था, जो मैक्सिमम कंपनीज होती थी अच्छे पैकेज वाली, एक तो उनकी परसेंटेज हाई होती थी। अगर बाई चांस उसकी परसेंटेज में, जैसे अमेजोन है, अमेजोन कहती है कि 60% जिसके मार्क्स हैं वो आ जाओ, उसके क्राइटेरिया में था। लेकिन उसमें क्या दिक्कत आती थी कि मेरी स्किल्स इतनी अच्छी सी नहीं, क्योंकि मुझे शुरू से ही कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं था। स्पेसिफिकली मैं तो IoT में था, मतलब CSE IoT में, तो हम IoT से डील करते थे। मैं IoT में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन अगर आप बात करें कोडिंग की, तो मैं कोडिंग में बहुत वीक हूँ। अगर जैसे आप ये मेरे चैनल पर देखेंगे भी, तो मैंने अपने IoT के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी डाले, बहुत सारे लेक्चर्स बना के भी डाले, जाके देखोगे तो आपको पता लगेगा। स्पेसिफिकली अगर आप मेरे प्रोजेक्ट्स देखोगे तो आपको पता लगेगा कि IoT में मैं कितना अच्छा और मैंने कितना अच्छा सीखा, है ना। मतलब अभी IoT के अगर मुझसे कोई पूछेगा क्वेश्चंस, तो मैं बहुत अच्छा IoT में, है ना। मैंने प्रोजेक्ट्स, लाइव प्रोजेक्ट्स भी किए, नॉलेज, हैंड्स ऑन नॉलेज भी है। लेकिन अब दिक्कत क्या है, CSE IoT करी, लेकिन IoT की जॉब्स ही नहीं है, इतने सोल्यूशंस कंपनीज ही नहीं है। और अगर उनमें जॉब्स ओपनिंग भी है तो वो एक्सपीरियंस मांगते हैं कि कम से कम 5-6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अभी स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स में क्या होता है, आपको डीप नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो अब उसमें ये दिक्कत आई। तो अब मेरा IoT वाला जो फैक्टर था वो तो चला गया। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि मैं CSE AI/ML करूँ, ये करूँ, वो करूँ। तो क्या उसमें ऐसा होता है कि CSE AI/ML के लिए अलग कंपनीज आ रही हैं, ऐसे ही नॉर्मल CSE के लिए अलग कंपनीज आ रही हैं, या आपको क्या बोलते हैं, या आपकी IoT के लिए अलग कंपनीज आ रही है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आप किसी भी ब्रांच से CSE करें, लेकिन जो आपकी प्लेसमेंट है ना वो कॉमन होगी। जिस ग्रुप में, जिस प्लेसमेंट ग्रुप में आप ऐड होंगे, उसी प्लेसमेंट ग्रुप में नॉर्मल CSE का बच्चा ऐड होगा, उसी प्लेसमेंट ग्रुप में CSE AI/ML का बच्चा ऐड होगा, उसी प्लेसमेंट ग्रुप में सभी बच्चे, जितने भी बच्चे CSE कर रहे हैं, चाहे वो स्पेशलाइजेशन से कर रहे हैं, चाहे IT से कर रहे हैं, चाहे नॉर्मल से कर रहे हैं, उसी ग्रुप में वो सब ऐड होंगे। उन्हीं सबको वो मेल्स जाएंगी, है ना।
उस मेल्स में पूरा क्या लिखा होता है कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, कंपनी का कोड क्या है। उसमें आपको फिर स्पेसिफिकली एक सेक्शन होगा जहाँ पे आपको क्राइटेरिया मेंशन किया होगा कि ये कंपनी का एग्जाम है, इसमें क्राइटेरिया क्या है कि आपके 10th में मोर देन 60 होने चाहिए, 12th में भी मोर देन 60 होने चाहिए, और उसके बाद आपकी जो अभी आप ये डिग्री कर रहे हैं उसमें भी आपके मोर देन 60 होने चाहिए। तो ऐसे पूरा क्राइटेरिया बनता है। फिर उसके नीचे लिंक दिया होता है, आपको उस लिंक के ऊपर रजिस्टर करना है। उस लिंक से रजिस्टर करते ही आपका पूरा खुल जाएगा ना कि आपको एग्जाम वगैरह होगा। तो अब यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे, ये प्लेसमेंट प्रोसेस हम पूरा डिटेल में अच्छे से बाद में बात करेंगे, जहाँ पे आपको समझ आएगा पूरा प्लेसमेंट प्रोसेस। यहाँ हम क्या बात करेंगे, यहाँ हम बात कर रहे हैं अभी इस चीज़ की कि मैंने कब स्टार्ट किया था ना। तो 7th सेमेस्टर में मैंने स्टार्ट किया था देना, अगस्त 2020 अगस्त में मैंने स्टार्ट किया था। तो मैंने कितने कंपनीज के एग्ज़ाम दिए टोटल, मैंने 5 कंपनी के एग्ज़ाम दिए थे टोटल, उससे ज़्यादा नहीं। एक अमेजोन का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मैं एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं कर पाया, फेल हो गया था, क्योंकि कोडिंग इतनी हार्ड थी कि पहले सेक्शन में कोडिंग वाले सेक्शन से ही बाहर निकल गए। उसके बाद मैंने विप्रो का एग्ज़ाम दिया था, विप्रो का एग्ज़ाम भी मैंने क्लियर कर लिया था। उसके बाद मैंने कैपजेमिनी का एग्ज़ाम दिया था, कैपजेमिनी का एग्ज़ाम भी मेरा क्लियर था। उसके बाद मैंने कॉग्निजेंट का एग्ज़ाम दिया था, कॉग्निजेंट का एग्ज़ाम भी मेरा क्लियर था। उसके बाद एक टीसीएस का दिया था, टीसीएस का एग्ज़ाम भी मेरा क्लियर था। तो ये मैंने 5 एग्ज़ाम दिए टोटल आज तक, इसके अलावा मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। एक मैंने डीएक्सी और डीएक्सी का भी एग्ज़ाम दिया था, वो मैं क्लियर नहीं कर पाया था, ठीक है। तो टोटल 6 हो गए जो मैंने एग्ज़ाम दिए थे, जो मेरे को याद है। छोटे मोटे और एग्ज़ाम भी दिए होंगे, लेकिन जो ये मतलब कह सकते हैं थोड़ी फेमस कंपनीज़ या जो थोड़ी जिसमें मास रिक्रूटिंग होती है, सबसे ज़्यादा बच्चे जाते हैं, तो वो यही 6 कंपनीज़ हैं। और इन 6 कंपनीज़ के मैंने एग्ज़ाम दिए थे टोटल कंपनीज़ कितनी आई थी प्लेसमेंट के लिए, अप्रॉक्सीमेट आप कह सकते हैं 500-600 कंपनीज आई थी। उनसे 500-600 में से मैंने 5-6 का एग्ज़ाम दिया था। मैक्सिमम जो अच्छे पैकेज वाली कंपनी थी उनमें मैं इसीलिए फॉर्म फिल ही नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कोडिंग ही क्लियर नहीं कर पाऊंगा, और वो इंटरव्यू में भी टेस्ट में भी कोडिंग वगैरह क्लियर करेंगे, इस वजह से मैं रजिस्टर नहीं करता था। तो उसके बाद अभी कई कंपनीज़ में हम एलिजिबल ही नहीं होते हैं, जैसे गूगल हो गया या कोई बड़ी कंपनी है। तो मैक्सिमम जो अच्छे पैकेज वाली कंपनी है उसमें हम एलिजिबल ही नहीं थे अपने मार्क्स के कारण, क्योंकि मेरे 12th में 66% मार्क्स थे, वो मांगती थी 70% से ऊपर। तो उसकी वजह से भी कई कंपनीज़ में एग्ज़ाम नहीं दे पाया। तो मेरे कौन कौन से एग्ज़ाम क्लियर थे, एक मेरा कॉग्निजेंट का एग्ज़ाम क्लियर था, विप्रो का एग्ज़ाम क्लियर था, कैपजेमिनी का क्लियर था, टीसीएस का क्लियर था। तो ये 4 एग्ज़ाम है जो मेरे क्लियर थे। उसके बाद क्या हुआ, अब इन चारों एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद है ना, ये एग्ज़ाम मैंने कब कब भरे होंगे, तो ये एग्ज़ाम मेरे सारे अगस्त से मैंने भरने शुरू किए थे। तो मेरा जो इसका कैपजेमिनी का एग्ज़ाम था वो हुआ था सितंबर में, विप्रो का एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर में, और कॉग्निजेंट का भी एग्ज़ाम ही सितंबर में हुआ था, और टीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में। वो भी मैंने शायद ऑफ कैंपस फिल किया था, ऑन कैंपस नहीं फिल किया था मैंने टीसीएस का, और टीसीएस का एग्ज़ाम ऑफ कैंपस था जब अपॉर्चुनिटी आई थी। तो मेरे ऑन कैंपस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से जो 3 एग्ज़ाम क्लियर थे, वो एक था कैपजेमिनी, विप्रो और कॉग्निजेंट, ये 3 एग्ज़ाम मेरे क्लियर थे। उसके बाद क्या होता है, फिर आपको इंटरव्यू के लिए मेल आती है प्लेसमेंट प्रोसेस में। तो मेरे को जो इंटरव्यू की मेल्स आई वो अप्रॉक्सीमेट यही अक्टूबर में आई थी, अक्टूबर 2020 में। तो मेरा कैपजेमिनी और कॉग्निजेंट और इन तीनों का इंटरव्यू अक्टूबर और नवंबर में होता, 2020 में, अक्टूबर और नवंबर में। तो उसमें से अब मैंने कौन कौन से इंटरव्यू क्लियर किए थे। कॉग्निजेंट के इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा यार हार्ड क्वेश्चन पूछे थे उसने, मतलब डीप नॉलेज वाले कि एसक्यूएल में ये क्वेरी क्या करती है, वो क्या, ये प्रोग्राम लिख के दिखाओ। वो मुझे मतलब लिटरली कह रहा है प्रोग्राम लिख के दिखाओ, और मुझे प्रोग्रामिंग तो बिल्कुल कम आती थी, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज थी, इंप्लीमेंटेशन नहीं आती थी। और वो मुझे कह रहा था कि मतलब यही कि हैशिंग का ये प्रोग्राम लिख के दिखाओ, मतलब नॉर्मल प्रोग्राम भी नहीं, बहुत तगड़ा। तो एक कॉग्निजेंट का इंटरव्यू मैं उस वजह से क्लियर नहीं कर पाया, कॉग्निजेंट का इंटरव्यू चला गया। उसके बाद कैपजेमिनी का इंटरव्यू आया, कैपजेमिनी के इंटरव्यू में नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे, नॉर्मल प्रोग्रामिंग एसक्यूएल ये सब पूछा, और मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में ज़्यादा पूछा। तो मैंने सारा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। मेरा कैपजेमिनी का जो इंटरव्यू है वो क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा विप्रो का इंटरव्यू दिया मैंने, विप्रो का इंटरव्यू भी ऐसे ही था, वो भी क्लियर हो गया। तो अब क्या, जितने बच्चे कैपजेमिनी का इंटरव्यू देते हैं कि अप्रॉक्सीमेट 1000 बच्चों ने ही कैपजेमिनी का इंटरव्यू दिया था, 1000 बच्चों ने ही विप्रो का दिया था। उनमें से कितने कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं, उनमें से जैसे आप 1000 बच्चे दिए तो 1000 में से 300, 350, 400 बच्चे मैक्सिमम थे जो कैपजेमिनी या विप्रो में सिलेक्ट हुए थे। उनमें से भी ऐसे बच्चे बहुत थे जो दोनों कंपनीज में सिलेक्ट थे, जैसे उनमें से एक मैं भी था कि मैं कैपजेमिनी में भी सिलेक्टेड हूँ, विप्रो में भी सिलेक्टेड हूँ। तो ऐसा भी बहुत था। अब जो बच्चे नहीं क्लियर कर पाए उनका क्या था, वो इंटरव्यू में अच्छा नहीं कर पाए, या उनकी स्किल्स मैच नहीं करी, या कुछ ऐसा, वो इंटरव्यू से बाहर हो गए। तो ऐसा सब चला था। उसके बाद आप मतलब कि मुझे पता लग गया था दिसंबर 2020 तक मुझे पता लग गया था कि मैं प्लेस्ड हो चुका हूँ। उसके बाद जो मैं कैपजेमिनी में प्लेसमेंट हुआ था, तो कैपजेमिनी क्या ऑफर कर रही थी कि पहले आपको 6 महीने की क्या कराई जाएगी, इंटर्नशिप दी जाएगी। मतलब कैपजेमिनी ने इंटर्नशिप ऑफर करी है। बहुत बच्चे पूछते हैं कि सीयू इंटर्नशिप ऑफर करता है,
तो सीयू तो इंटर्नशिप ऑफर नहीं करता है, मतलब इंटर्नशिप के लिए कंपनीज नहीं आती। लेकिन जब हम प्लेसमेंट, अगर मतलब अर्ली प्लेसमेंट हो जाती है 7 सेमेस्टर में ही, तो कुछ कंपनीज होती हैं जो आपको इंटर्नशिप का मौका दे देती हैं कि हाँ अगर आप प्लेस हो चुके हैं तो आपको इंटर्नशिप मिलेगी। तो ऐसे ही मुझे कैपजेमिनी में इंटर्नशिप करने का मौका मिला। तो उसमें क्या हुआ कि अब मेरे को 8 सेमेस्टर कॉलेज से नहीं करना पड़ा, मतलब मेरा जो 2020 में कॉलेज फिनिश हो गया, जो मैंने अपना 8 सेमेस्टर है वो उसकी जगह मैंने क्या करी, कैपजेमिनी में इंटर्नशिप करी थी। 3 महीने की वो इंटर्नशिप थी मेरी, मतलब फरवरी में स्टार्ट हुई थी, फरवरी मार्च और अप्रैल ये 3 तक चली मेरी कैपजेमिनी की इंटर्नशिप, जिसमें मैंने क्या सीखा, ईटीएल टूल्स सीखे। ईटीएल टूल अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा, मैंने ईटीएल टूल्स वगैरह सीखे थे सारे। उसके बाद क्या हुआ फिर, अब जो आपको फुल टाइम जॉब मिलती है ना इंटर्नशिप खत्म होने के बाद, वो कब मिलती है किसी भी कंपनी में, चाहे वो विप्रो कॉग्निजेंट हो। तो आपकी जो फुल टाइम जॉब है जिसमें आपको सैलरी मिलेगी, वो कब स्टार्ट होगी, वो आपकी तब स्टार्ट होगी जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ताकि आप वो मतलब आप जब डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे उसमें आपका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, या आपकी जो सीजीपीए है वो कम नहीं जानी चाहिए क्राइटेरिया से। जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर दोगे, तो मेरी फरवरी मार्च अप्रैल तक तो वो चली कैपजेमिनी की इंटर्नशिप। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप वेट करो जब तक आपका फाइनल रिजल्ट आएगा आपके कॉलेज डिग्री का, तब उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग डेट आएगी। तो उसके बाद फिर अप्रैल में तो खत्म हो गया, फिर मई जून जुलाई तक वेट करना था। तो अब क्या था, मैं फ्री मतलब एक आधा महीना फ्री बैठा अप्रैल में खत्म होने के बाद, तो थोड़ा बोरिंग लगा। तो मैं चंडीगढ़ जाके चला गया जॉब ढूंढने की, कोई थोड़े टाइम के लिए कोई छोटी मोटी जॉब कर दे। तब मैंने फिर कॉल सेंटर ज्वाइन किया था। कॉल सेंटर में थोड़ा टाइम जॉब वगैरह किया, उतने में ही मुझे कैपजेमिनी की डॉक्यूमेंट सबमिशन की मेल आई थी। मैंने डॉक्यूमेंट सबमिशन करी, उसमें मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई थी थोड़ी, कि मैं टाइम के ऊपर एक दिन लेट हो गया था मेल देखने में, मेल रीड करने में, क्योंकि मैं रेगुलरली मेल चेक नहीं करता था। तो उसमें, और उस दिन फिर मैं काम पे भी गया था, तो उस वजह से मैं और भी चेक नहीं कर पाया। तो एक दिन लेट हो गया डॉक्यूमेंट सबमिशन में, जिसकी वजह से मेरी कैपजेमिनी की पूरी डिले हो गई। वो पूरा एक्सपीरियंस मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है, जाके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कैसे मेरा डिले हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सारा कुछ आपको पता लग जाएगा। तो मेरा कैपजेमिनी की है जो डॉक्यूमेंट सबमिशन में डिले हो गया, तो मेरी ज्वाइनिंग है जो वो लेट हो गई। वैसे तो मुझे जुलाई की आ गई थी कि आपकी 20 जुलाई को ऑन बोर्डिंग है, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट सबमिशन नहीं कर पाया तो वो डिले होगी, तो मेरी 20 जुलाई को ऑन बोर्डिंग नहीं आई, और तब तक विप्रो वालों की तरफ से कोई भी मेल वगैरह नहीं आ रहा था। तो अब जब फिर मैंने कैपजेमिनी से कांटेक्ट किया, ये वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की, मेरे को मेल नहीं आया, तो उन्होंने बताया कि आपके डॉक्यूमेंट टाइम पे सबमिशन नहीं थे, तो अब आपकी जो ज्वाइनिंग है वो पोस्टपोन कर दी गई है। क्या वो आपको वेट करना पड़ेगा दोबारा आपकी ज्वाइनिंग के लिए, जब आएगी तो आप डॉक्यूमेंट टाइम पे सबमिट करना, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब फिर वही जुलाई चला गया, उसके बाद फिर मैं बैठा था। तो अप्रॉक्सीमेट 45 डेज़ के बाद मुझे विप्रो की तरफ से मेल आया कि हाँ आपकी ऑनबोर्डिंग है 23 अगस्त 2020 को, है ना। फिर उसके, अब जब मेरी ज्वाइनिंग थी तो अगस्त में ही 4 या 5 अगस्त के आसपास मुझे कैपजेमिनी का दोबारा से मेल आ गया कि हाँ आपकी ऑनबोर्डिंग है कितनी तारीख को, 24 अगस्त को। 23 अगस्त को मेरी विप्रो की ऑनबोर्डिंग है और कैपजेमिनी की है। तो फिर वहीं पे मेरे को डाउट आ गया कि अब मेरे को कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, है ना। तो उसमें फिर थोड़ा सा वो आया, तो फिर मैंने सारे फैक्टर्स वगैरह कंपेयर किए कि इसमें कितनी सैलरी मिलेगी, इसमें कितनी सैलरी मिलेगी, यहाँ पे मेरी कौन सी लोकेशन है, कैपजेमिनी में मेरी कौन सी लोकेशन है। तो उसके हिसाब से मैंने फिर विप्रो को चॉइस किया, क्योंकि मुझे विप्रो में जो लोकेशन है वो भी अच्छी थी मेरी, है ना, मेरे घर के पास है बिल्कुल, और उसमें मेरे को सैलरी मतलब उसके मुताबिक अच्छी मिल रही थी। तो फिर मैंने ऐसे सब देख के विप्रो को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि कंपनी दोनों ही ऑलमोस्ट अच्छी थी, है ना। उसमें ग्रोथ वगैरह ये सब मुझे अब पता लग रहा है अपने 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद कि हाँ मतलब वो ज्वाइन करते तो थोड़ा सा बेटर इसमें हो सकता था, ये हो सकता था। लेकिन उस पॉइंट के ऊपर ऐसा मतलब कुछ भी क्लियर कट आंसर कहीं पे यूट्यूब पे भी या किसी के पास भी अवेलेबल नहीं था कि मुझे कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ें मैं अपनी यूट्यूब के ऊपर इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए तो आपको पता रहे। तो उसमें अब ऐसा ही था कि फिर मैंने विप्रो को ज्वाइन कर लिया तब। लेकिन अब कौन सी कंपनी दोनों में ज्वाइन करनी चाहिए इसके लिए अलग वीडियो बनेगी, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर मेरी 23 अगस्त 2021 को 23 अगस्त 2021 को मेरी प्लेसमेंट कब हो गई थी, दिसंबर 2020 में। लेकिन मेरी जो ज्वाइनिंग हुई विप्रो में वो कब हुई, 23 अगस्त 2021 को। तो मेरी ज्वाइनिंग हो गई। अब ज्वाइनिंग के बाद क्या होता है, आपकी 1-2 महीने की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको सिखाया जाता है सारा काम वगैरह है किसी भी उसके ऊपर, जैसे कि वो पाइथन हो सकती है, जावा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें फिर मेरी ज्वाइनिंग वगैरह हुई, मेरी ट्रेनिंग चली। मेरे को ट्रेनिंग किस चीज़ की मिली, साइबर सिक्योरिटी की मैंने ट्रेनिंग करी। उसके बाद फिर हर मंडे को ना आपके एग्ज़ाम होते हैं उस ट्रेनिंग में, कि मतलब हर हफ्ते आपका एक एग्ज़ाम होगा। वो आपकी 2 महीने की ट्रेनिंग रहती है, उसमें आपका हर हफ्ते एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको मोर देन 60% स्कोर करना है। अगर आप उससे कम स्कोर करते हैं तो फिर आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा, अगर आप उसमें फेल होते हैं तो। वो क्या एक ही चांस मिलता है सिर्फ, नहीं, उसमें भी 4 चांस मिलते हैं आपको एग्ज़ाम देने के। तो उसमें मतलब कि सिर्फ 1% लोग हैं जो फेल होते हैं, 99% सब के सब पास हो जाते हैं, क्योंकि टेस्ट भी बहुत ईजी होते हैं और ट्रेनिंग भी बहुत ईजी होती है।
तो वो कंप्लीट करने के बाद फिर आपको फ्री पूल में डाल दिया जाता है। फिर आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए कॉल आते हैं। प्रोजेक्ट में फिर वही मेरे को प्रोजेक्ट कब मिला, मैं मतलब मेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई थी, मैंने सितंबर अक्टूबर में ट्रेनिंग करी, तो अक्टूबर में मेरी ट्रेनिंग खत्म। उसके बाद मैं नवंबर दिसंबर 2 महीने फ्री पूल में बैठा, डेस्क पे बैठा, डेस्क जॉब करता था। तो उसके ऊपर फिर मेरे को कॉल्स वगैरह आने शुरू हुए। तो फिर जाके 20 दिसंबर 2021 में मैं प्रोजेक्ट में टैग हुआ, है ना। 20 दिसंबर 2021 में प्रोजेक्ट में टैग हुआ। फिर मेरे को वहाँ पे दोबारा से उस प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई कि हाँ इस प्रोजेक्ट में क्या क्या काम है, आपको कैसे करना है। उस प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, तो 1 महीना वो ट्रेनिंग चली। वो ट्रेनिंग करने के बाद फिर मेरे को एक्सेस वगैरह मिला। तो जनवरी 2022 में मैंने प्रोजेक्ट में एक्चुअल काम करना स्टार्ट किया, काम करने के लिए। उसके बाद फिर तब से लेके अब तक, अभी अगस्त 2022 में मेरा 1 साल विप्रो में कंप्लीट हो गया, और अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हैं 8 या 9 महीने मेरे प्रोजेक्ट में कंप्लीट हो गए काम करते हुए। तो ऐसा था मेरा पूरा प्लेसमेंट का जर्नी, जो कॉर्पोरेट में चला कि कैसे कैसे मेरी कैपजेमिनी में प्लेसमेंट हुई, है ना। उसके बाद ये वही कॉग्निजेंट का मैंने बताया, मैं फेल ही हो गया था। टीसीएस का इंटरव्यू भी क्लियर था, लेकिन अब तक तो मैं ज्वाइन ही कर चुका था, क्योंकि वो मेरे को जनवरी में आया था, तो मैं अब तक ज्वाइन कर चुका था। तो वो सब चल रहा था, है ना। तो ऐसा मेरा पूरा कॉर्पोरेट का जर्नी रहा। उसमें अभी मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, एक्सपीरियंस अच्छा चल रहा है, क्योंकि अब एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम आने लगी है ना, पैसे थोड़े बहुत आने लगे, जिससे कि हम घूम पा रहे हैं थोड़ा सा। अभी अगर आप मेरे चैनल वगैरह पे देखोगे तो मैं तो काफ़ी जगह ट्रिप्स कर रहा हूँ, है ना। उसके बाद फिर मेरा वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शन है मेरे पास विप्रो में, ये मेरे को सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ये नेगेटिव पॉइंट भी है, प्लस पॉइंट भी है कि मैं इधर उधर घूमने जा सकता हूँ, लेकिन जो बच्चे घर पे रहते हैं उनके लिए नेगेटिव पॉइंट भी है कि उनकी सेल्फ डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, वो नई स्किल्स नहीं सीख पा रहे। लेकिन अब जैसे मैं घूमने फिरने जाता हूँ तो मेरे को तो नए नए लोग मिल जाते हैं जो ऐसी वर्केशन करने आते हैं या दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो मेरे कॉन्टैक्ट्स भी बन रहे हैं, मैं सीख भी पा रहा हूँ। तो मेरे को तो इस चीज़ का वर्क फ्रॉम होम का प्लस पॉइंट ही मिल रहा है ना। मेरे को इस चीज़ का कोई लॉस नहीं हो रहा है, मेरे पैसे भी बच रहे हैं। जब मैं घूमने नहीं जाता, घर पे रहता हूँ, तो मेरे पैसे भी बचते हैं, क्योंकि मुझे बाहर का रेंट नहीं देना, ये तो वो सब मेरा प्लस पॉइंट चल रहा है। वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी चल रही है। विप्रो में जो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है वो अच्छा चल रहा है। थोड़ा सा मतलब यार नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं कि थोड़ी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, या थोड़े से लॉस में जा रहे हैं, तो उसकी वजह से सैलरी में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, जैसे वेरिएबल पे वगैरह, तो उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत आता है। लेकिन हाँ वो तो सब चलता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप काउंट करेंगे तो मेरा कॉर्पोरेट में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आ रहा है। अभी 1 साल का एक्सपीरियंस मुझे कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं जॉब स्विच करने के भी सोच रहा हूँ, थोड़े टाइम में मैं 5 या 6 महीने में जॉब स्विच कर लूँगा। उसमें भी अभी मेरे को बहुत डाउट्स आ रहे हैं कि कैसे स्विच करते हैं, अभी मुझे कुछ नहीं पता। अभी जैसे आप अभी कॉलेज में फ्रेशर हो, वैसे ही मैं जॉब में फ्रेशर हूँ, है ना। 1 साल का एक्सपीरियंस हुआ है, तो 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ अभी मैंने प्रोजेक्ट में सिर्फ 7 या 8 महीने काम किया। उसमें भी बहुत ज़्यादा मैंने स्किल्स डेवलप नहीं की है, मतलब एक ही काम रोज़ रोज़ करना पड़ता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा स्किल्स या एक्सपोजर नहीं आ पा रहा है। दूसरी ट्रेनिंग्स करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अभी अब हमको मतलब सुबह मतलब 8-9 घंटे पूरी जॉब करनी पड़ती है, तो उसके बाद थक जाते हैं, तो कुछ और भी नहीं सीख पा रहे। तो अब मुझे स्विच करना है, तो अब मुझे भी आपकी तरफ बहुत डाउट है कि कैसे स्विच करना है ना, कहाँ पे प्रोफाइल बनानी है, क्या क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे। लेकिन वो स्टेप्स मैंने स्टार्ट कर दिए, और वो पूरा का पूरा मैं शूट करके अपने चैनल के ऊपर डालूंगा, ताकि अगर आपको जब स्विच करने की बारी आए तो आपको कुछ पॉइंट मेरे एक्सपीरियंस से जो आपको फायदे मिलेंगे वो ज़रूर मिल जाए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।